अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी, लेकिन अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हुए, पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़, पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा का दो टोक मौक़िफ़, अभी जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई कबायली अमायदीन से, और जो ISPR का मौक़िफ़ सामने आया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ या तमाम जो बरादर ममालिक के अमन चाहता है, लेकिन अगर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो उसका दो टोक और बड़ा खुलकर जो है जवाब दिया जाएगा। और तकरीबन यही मौक़िफ़ वही है जो कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनाया। तो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान में जो और अफगानिस्तान से एतमाद की बहाली, ये हमारी नीयत है। लेकिन अगर भारतीय प्रॉक्सी का किरदार अफगान तालिबान ने अदा किया जिस तरह वो करते आ रहे हैं, तो फिर उनको सफाया उनका कर दिया जाएगा। और जिस तरह किया जाएगा, किस तरह होगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली अपना मौक़िफ़ अपनाया। दूसरी तरफ अफगान तालिबान और जो दहशतगर्द हैं, फितना खारिज के, फितना हिंदुस्तान के, उनके खिलाफ भी अफवाज पाकिस्तान का ऑपरेशन जारी रहा। उसमें मजीद हलाकतें भी हुई, टारगेटेड और दीगर कार्रवाइयों में यह हलाकतें का सिलसिला जारी रहा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात किस तरफ बढ़ सकते हैं, और खैर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर भी हम गुफ्तगू करते हैं। बहरमन तंगी साहब, सेनेटर बहरमन तंगी साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी में KPK के, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, खुशामदेद प्रोग्राम में। अफगान तालिबान मुज़ाकरात, आप अपनी एक्सपेक्टेशन आपकी क्या आती है, और खित्ते की सूरत हाल पर मजमूई तौर पर आप समझते हैं क्या असर होगा इस मुज़ाकरात की नाकामी का? बहरमन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 1947 से लेके 1948 में इसने हमारे तिरा पे हमला किया था, वहाँ पे एक ऐलान किया आज़ाद पुख्तूनिस्तान का। फिर 1950 में इसने हमला किया बाजौड़ पे, फिर इसके बाद हमला किया दीर पे, और फिर यूनाइटेड नेशन में हमारे खिलाफ पॉडकास्ट किया। रोज़ अव्वल से लेके आज तक अफगानियों ने, अफगानिस्तान के अवाम ने न दिल से हमें तस्लीम किया और न उसने किसी भी जगह पे पाकिस्तान को सपोर्ट किया। लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं चाहता हूं कि मैं क्लियर करूं अवाम को आपके चैनल की तवज्जो से कि जब 1979 में रिवॉल्यूशन आ गया और फिर 40-50 लाख अफगानियों को, खवातीन के सरों पे हमने दुपट्टे डाले, हमने उनके जख्मियों को, उनके मरीजों को अस्पताल मुंतकिल किया, उनके बच्चों को हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज दी, हमने उनको डॉक्टर्स बनाए, हमने उनको क्रिकेटर्स बना दी। तो हम ये सोच रहे थे कि ये मुसलमान हैं और हमारा कल्चर भी एक है, तो ये जो इन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की है वो इग्नोर करके, वो भूल कर, मतलब कि हमारे एहसानात का बदला एहसान के साथ देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और हमारे पाक फौज ने, पाक फिजाइया ने जब इंडिया में घुस कर उनको वहां पे शिकस्त दी, उसी दिन से लेके इंडिया के कहने पर, इंडिया के कंधों पे बैठकर यहाँ पर हमले शुरू की। और ये इनकी गलतफहमी थी कि हमने नेटो को शिकस्त दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दी, हमने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी। पाकिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान ना नेटो है, पाकिस्तान ना अमेरिका है, पाकिस्तान ना सोवियत यूनियन है। पाकिस्तान, पाक फौज इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथों में, और वो प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत, जो दोनों एक पिच पे है, उसने अफगानिस्तान में अंदर घुसकर अपनी उन दहशतगर्दों का, उस दहशतगर्दी का, उस हमलों का बदला लिया। और मैं समझता हूं कि इसमें अफगानिस्तान की भलाई होगी कि अगर उसने मुज़ाकरात में हमारी जो डिमांड्स है, जो जायज व तालिबात है कि आपकी जमीन जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वहां बाउंड्री पर तालिबान हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, अगर इन लोगों ने ये जमानत दी कि आइंदा इन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, इसमें पाकिस्तान की नहीं, इसमें पाकिस्तान का फायदा होगा, लेकिन इसमें अफगानिस्तान का फायदा होगा। मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान को अभी तक होश नहीं है कि 47 से लेके 1979 तक हमने वो कौन सा मौका जो हमने जाया किया कि पाकिस्तान के खिलाफ हमने साजिश नहीं की थी। लेकिन इन तमाम साजिशों के बावजूद 79 से लेके आज तक हमने 40-50 लाख अफगानियों को हमारे प्रॉपर्टी पे काबिज हो गए, हमारे बिजनेस पे काबिज हो गए, यहाँ क्राइम उन लोगों ने की, हमारे मुल्क को, हमारी सूबों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर भी हमने बहैसियत एक मुसलमान और हमारे कल्चर एक का, तो इसी वजह से हमने उनके साथ मुज़ाकरात की, उनको समझाने की कोशिश की। लेकिन जब उसने इंडिया के
साथ मिलकर पाकिस्तान पे हमले करने शुरू की, तो मैं समझता हूं कि ख्वाजा आसिफ ने दो अल्फाज इस्तेमाल किए और मैं उनको सपोर्ट करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं कि हम आपकी आंखें निकाल देंगे और हम अफगानिस्तान में घुस कर हम आप पे हमले करेंगे। इन दोनों बातों को मैं दूसरी तरफ हमने ये भी इत्तला सुनी मेहरबान साहब कि ये जो तमाम भारतीय प्रॉक्सी का किरदार हुआ, इस सिलसिले में उन्होंने फिर बाकायदा सुसाइड बॉम्बर्स तैयार किए। उन्होंने कहा जी कि हमने 700 भर्ती किए या हम कर रहे हैं अफराद भर्ती जो टारगेट करेंगे। इसकी रिप्रकशंस क्या हो सकती हैं पाकिस्तान में अमन सलामती पर? हम तो भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं और अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अफवाज पाकिस्तान, हमारी सियासी क़यादत सब यकसू है, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि आप खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो इट हैज़ बीन अ फ्रंट लाइन स्टेट, दहशतगर्दी से मुतासर हुआ है सूबा। क्या आपको लगता है इसकी रिप्रकशन आएंगी इन द कमिंग डेज या आना शुरू हो गई है? देखिए, आपकी बात का सवाल बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव सवाल किया आपने, मैं अप्रिशिएट करता हूं। देखिए, पाक फौज और मरकजी हुकूमत अल्लाह का शुक्र है एक पिच पे है, और इस वक्त मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पूरी दुनिया का एक महवर बन गया है। पाकिस्तान के और पाक फौज की अहमियत को महसूस किया पूरी दुनिया ने, इस्लामी ममालिक ने, हमसाया ममालिक ने। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मत ये है कि खैबर पुख्तनख्वा में एक इमेच्योर चीफ मिनिस्टर था, जिसका सिर्फ ये नारा था कि हम इमरान को आइडियोलॉजी तोड़ देंगे, उसके ताले तोड़ेंगे, इमरान को रिहा करेंगे। अभी उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर सीएम साहब आ गया है, अल्लाह माफ करे, उसने तो पहले दिन कहा कि मैं इमरान के इश्क में मरना चाहता हूँ। ना उसने 4.5 करोड़ आवाम की सेहत की बात की, ना उनकी तालीम की बात की, ना सूबे से दहशतगर्दी के खात्मे की बात की, ना उसने इदारों की मजबूती की बात की। उसने कहा कि मैं मरना चाहता हूँ इमरान के इश्क में। तो जब एक ऐसा चीफ मिनिस्टर आ जाए तो फिर आप क्या तवक्को कर सकते हैं? ये यहाँ पे एक मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार, वर्कर, अल्लाह का शुक्र है आज 25 करोड़ 32 लाख अवाम एक पिच पे है कि पाक फौज जिंदाबाद के नारे अभी लगते हैं जगह जगह, गली गली कूचे में कि हम पाक फौज के साथ हैं, हम इदारों के साथ हैं। तो अगर सूबाई हुकूमत या चीफ मिनिस्टर इन चीजों को नहीं समझते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन 4.5 करोड़ में 4 करोड़ अवाम जो है वो पाक फौज के साथ है, वो अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, वो अपनी मिट्टी से दहशतगर्दी का हाशिमा चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ आपने जो सवाल किया वो बिल्कुल सही है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा वक्त आने वाला है कि खैबर पुख्तनख्वा में दहशतगर्दी का खात्मा होगा, यहाँ से दहशतगर्दों का खात्मा होगा, और मैं समझता हूँ कि अमन आएगा इस सूबे में। लेकिन अभी आप समझते हैं कि ये जो खित्ता है वो मजीद कशीदा सूरत हाल होने वाली है? हमने ये कुल्लम कुल्ला कहा है और अब अभी भी दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि हम एयर स्ट्राइक्स भी करेंगे, हम जहां पर अफगान तालिबान या अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो भरपूर तरीके से, मौसर तरीके से उसका जवाब देंगे अपने अमन सलामती को यकीनी बनाने के लिए। तो हम एक्सपेक्ट करें कि हम वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर राइट नाउ, यानी हम एक वॉर सिचुएशन में तो है मेहरबान तंगी साहब, मेंटली वी शुड बी प्रिपेयर्ड। देखिए एक प्रोपेगेंडा है, जो इंडिया का प्रोपेगेंडा है वो ये कह रहे कि अमेरिका, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लड़ाते हैं, खुशियां मनाते हैं, साजिश करते हैं। इतना ही प्रोपेगेंडा, इतनी ही साजिश पीटीआई के लोग करते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि जब एक पार्टी एक मुल्क में सियासत चाहते हैं, एक पार्टी उसमें उस एक सूबे की हुकूमत है, ये तमाम चीजों के बावजूद भी मैं आपको आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि अभी अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए, फायदा दोनों ममालिक का है। लेकिन अगर अफगानिस्तान के डेलीगेशन ने, पार्टिसिपेंट ने लचक का मुजाहिरा न किया, हमारे पाकिस्तान को ये गारंटी नहीं दी कि अफगानिस्तान की जमीन से वहां दहशतगर्दी नहीं होगी और पाकिस्तान पे हमले नहीं होंगे, ये अफगानिस्तान का फायदा है। मैं आपको लिख के देता हूं कि पाकिस्तान अभी इतनी मजबूत ताकत है कि अफगानिस्तान अपने घरों में भी चुप के नहीं रह सकते हैं। और ये मैं आपको इसलिए बता दूं कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की 79 ईयर तारीख में अल्लाह का शुक्र है कि आज अवाम पाक फौज के पीछे है, आज अवाम हुकूमत के साथ खड़ी है। जो कि वो मलेशिया का विजिट था, वो चाइना का विजिट था, वो दोहा का विजिट था, वो सऊदी अरब का विजिट था, वो अमेरिका का विजिट था, वो इजराइल ईरान का जंग था। इसमें पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ने देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर का किरदार क्या है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार क्या है। और यही वजह है कि आज इस्लामिक कंट्रीज में पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखते हैं। आज पूरी दुनिया में
जो तरक्याता ममालिक है उनके जो वजीर आजम है उनके सदूर है वो आसिम मुनीर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को इज्जत की निगाह से देते हैं। और पाकिस्तान की अहमियत को महसूस किया है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि वो बात तो सही है कि सिफारती महाज पे कामयाबी हुई है, लेकिन हमें जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। जहनी तौर पे ये जंग ही है जो शुरू आगाज इसका हो रहा है या चल रही है जो इस पर। देखिए, अगर हमने इंडिया को शिकस्त दी तो इंडिया की शिकस्त देने के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की अवाम पाक फौज के साथ खड़ी है, पाकिस्तान की अवाम हुकूमत के साथ खड़ी थी। और यही वो जज्बा है, जब अवाम आपके पीछे खड़े हो, जब अवाम का इत्तेमाद आपके साथ हो, जब अवाम के ट्रस्ट आपके ऊपर हो, तो यही कामयाबी है कि वहां हमारी फौज ने इंडिया में घुस करके उनको शिकस्त दी है और उनको याद दिलाया कि आइंदा के लिए आप जब भी कोई ऐसी हरकत करेंगे आपको ये शिकस्त याद रहेगी। तो मैं समझता हूं कि जब तक अवाम नहीं थी, आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अवाम पाक फौज के साथ है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, हुकूमत के साथ है। और इंशाअल्लाह अगर हिते में कोई जंग चढ़ गई तो याद रखें कि इंडिया की तरह हम अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। और ऐसा नहीं कि तूल जंग में, बहुत जल्दी हम उनको शिकस्त देंगे और उसको सबक सिखाएंगे कि आपका जमीन मजीद पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन ये सियासी हालात भी बताएगा। आपने अभी जिक्र किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, काबीना की तश्कील के हवाले से तो अब उन्होंने ये इंडिया या बात कर दी है कि तकरीबन 10 अरकान हैं, नाम भी सामने आ चुके हैं। उसमें मुख्तलिफ मीना खान आफरीदी और दीगर नाम है जिसमें जो शमूलियत बन सकती है। उन्होंने 10 नामों का एक शॉर्ट कैबिनेट जो है बनने सामने आ रही है। तो ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डेडलॉक था, उस सिचुएशन से खैर पख्तूनख्वा निकल गया, यानी निकल रहा है या निकलने वाला है। तो ये डेडलॉक खत्म हुआ, कम से कम ये जो क्राइसिस था इससे बाहर आएंगे, गवर्नेंस का जो क्राइसिस क्रिएट हो रहा था। देखिए, मैं एक बात आपको वाज़ेह कर लूं कि पीटीआई के चीफ मिनिस्टर से और उनके वज़रा से क्या आप ये तवक्को रख सकते हैं कि उस सूबे के अवाम की खिदमत करेंगे? क्या आज आप देख ले, आप एजुकेशन के टीचर प्रोफेसर को 3-4 बंदों को इंटरव्यू कर ले, आप किसी भी इदारे के एम्प्लॉइज के 2-3 बंदों के रेंडमली आप इंटरव्यू कर ले, आपको पता चल जाएगा कि पहली मर्तबा खैबर पख्तूनख्वा के टीचर्स का ट्रांसफर के फिक्स पैसे हैं, ट्रांसफर की, पोस्टिंग की, सेक्रेटरी की, डीजी की, करोड़ों रुपए। एक डीजी के इस वक्त उनको उससे इस वक्त डीजी है उसके 10 करोड़ रुपए एक्स चीफ मिनिस्टर ने लिए हैं, उनका भाई बैठा था। तो मैं समझता हूं कि अगर काबीना है या नहीं है, उनका टारगेट ये नहीं है कि हम 4.5 करोड़ की आवाम की खिदमत करें, हम कोई यूनिवर्सिटी बना दे, कोई हॉस्पिटल बना दे, कोई रोड बना दे, कोई मेगा प्रोजेक्ट बना दे। मैं चैलेंज करता हूं पीटीआई के लोगों को, कोई भी बंदा मेरे साथ मुनाजरा करे, कोई भी बंदा मेरे साथ शो पे बैठ जाए, मुझे बताए कि 13 सालों में कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई है, कोई एक कॉलेज बनाया है? तो ये तो चले गवर्नेंस क्राइसिस है ओवर द इयर्स। अभी जो क्राइसिस था कि वो तो काबीना ही नहीं बना रहे थे और वो ये कह रहे थे कि काबीना जब बनाएंगे जब बानी पीटीआई से मुलाकात होगी। कम से कम ये क्राइसिस जो शॉर्ट टर्म में क्रिएट हो रहा था, जिसके तनाजुर में लोग कह रहे थे कि शायद मामलात गवर्नर राज या इमरजेंसी की इम्पोजिशन पे जा सकते हैं क्योंकि लीगली देयर इज नो गवर्नमेंट इन केपी। तो क्या वो क्राइसिस टल गया? फिलहाल काबीना आ रही है सामने, ये कम से कम ये मामले से निकल गया खैर पख्तूनख्वा, क्योंकि लोग तो कह रहे थे नवंबर में इनकी हुकूमत चली जाएगी अगर इस तरह है मामला। तो देखिए, मेरी बात सुनी जी, जब एक चीफ मिनिस्टर या हुकूमत अपनी तलवार अपने पांव पे मारेंगे, जैसे पीटीआई के एक्स चेयरमैन ने कि अपने हाथों से पंजाब की हुकूमत खत्म की, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत खत्म की, आजाद कश्मीर की हुकूमत खत्म की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खत्म की, वहां पे रिजाइन दे दी। उस इमरान ने फिर जब रिजाइन दिया मतलब कौमी असम्बली से, उन्हीं लोगों ने फिर दोबारा दरखास्त दी कि हमारे इस्तीफा को मंजूर ना करे। तो जब एक ऐसा पॉलिटिकल विजन, जिसका पॉलिटिकल विजन ना हो, जिस पार्टी के लीडर का कोई पॉलिटिकल विजन ना हो, जिन लोगों का कोई सोच ना हो, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल सोच ना हो, मैं आपको बताता चलूं, क्या 4 सूबों में अपनी हुकूमत खत्म की और मरकज से भाग गया। अगर इमरान उसी वक्त एज ए पोजीशन लीडर बैठ जाता और सूबे के लिए, मुल्क के लिए और पार्लियामान के लिए खिदमत करता, तो मेरे ख्याल में कोई नौबत ना थी। तो उसने गालियां शुरू की, उसने इदारों को गालियां शुरू की, उसने पाक फौज की शुहदा को गालियां शुरू की। नौबत यहां आ गई कि आज वो कह रहे कि कैदी नंबर 804, मैं कह रहा हूं मुजरिम कैदी 804, मुजरिम कैदी, जो कि मैं समझता हूं कि 9 मई के वाकयात में इमरान को सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा पाकिस्तान की डिग्निटी पे कोई वार न करे,
ताकि आइंदा पाक फौज की। बहना साहब 9 मई के मुकदमात में तो सोहेल आफरीदी साहब का भी नाम है बास केसेस में। किसका? आफरीदी साहब जो हैं, सोहेल आफरीदी साहब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। देखिए मेरी बात सुने, जिनकी भी नाम है कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। मैं आपको लिख के देता हूं, ये मेरी एक सेंटेंस याद रखिए रिकॉर्ड पे कि 9 मई के वाकयात में जो भी है वो नहीं बचेगा। लेकिन वक्तन फवक्तन हम चाहते हैं कि कानूनी तकाजे पूरे हो, उस पर हाथ डाले। कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद ऐसा नहीं कि किसी बंदे को आप गिरफ्तार कर ले और उसको जेल में बंद करे, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो। हम नहीं चाहते कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, हम चाहते हैं कि कानूनी तकाजे पूरे करके उनको गिरफ्तार कर ले और उनको मतलब कि उनको सजा मिले। मैं एक बात आपको बताता चलूं, एक बात नहीं, आप दो बातें बताएं, लेकिन ये काबीना की तश्कील के बाद ये मरहला अबूर हो जाएगा तो हम ये जो गवर्नर राज और ये कह रहे थे कि गवर्नेंस का क्राइसिस या वहां हुकूमत को खतरा लाहक, तो ये सब खतरा टल गया है फिलहाल। ये टकराव का जो एक टकराव के बयानात या तसादुम की फिजा थी, उस फिजा में बेहतरी आएगी, हम तवक्को रखें या फिर नहीं अभी तवक्को रखें? मैं आपको बताता, मैंने आपको शुरू किया लेकिन आपने फिर दोबारा रिपीट की। मैं आपके सवाल की तरफ आना चाहता हूं, जो मैंने कहा ना कि तलवार अपने पांव पे काट ले। ये इन लोगों की आदत है, जब ये चाहते हैं कि कोई अमन ना हो, जब ये चाहते हैं टकराव की सियासत हो, जब ये चाहते हैं कि हम टकराव की सियासत करके ताकि अवाम हमसे कुछ न मांगे, तो जब आपकी सूबा क्राइसिस में हो, जब पॉलिटिकल क्राइसिस हो, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो, जब सूबा नुकसान में जा रहे, जो उस पर खरबों रुपए के कर्जे चल रहे हैं, जब आवाम को अपना इंसाफ न मिले, मैं समझता हूं कि मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर और एज ए डेमोक्रेट मैं गवर्नर राज के हक में बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन अगर एक पार्टी मिलकर वो 14-15 सालों में सूबे को तबाही के दहाने पहुंचा दे, वहां पर दहशतगर्दों के सपोर्ट कर ले, वहां ऑपरेशन के खिलाफ हो, वहां पर दहशतगर्दी के खत्म करने के खिलाफ हो, तो ये मुझे बताएं कि फिर स्टेट इन चीजों की इजाजत नहीं देगी। मैं समझता हूं कि ये जो करते हैं अपने साथ करते हैं, काबीना बन जाए क्या करेंगे, फिर भी इनका नारा होगा कि खान को रिहा करो। भाई खान को रिहाई के लिए आप कानूनी रास्ते अपनाए, आपको कला रखिए, अदालतें हैं, अदालतें आजाद हैं, जंग लड़ाई करे। क्या जनाब आसिफ अली जरदारी साहब 20 साल अदालतों का सामना करके 12 साल जेल में रहकर बरी नहीं हुए? क्या मेरा लीडर कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, इसी तरह पूरी फैमिली जेल में नहीं थी, अदालतों का सामना करके रिहा हो गए बाइज्जत तौर पर? मैं समझता हूं कि इन लोगों का चाहे काबीना पूरा हो नहीं हो, इनके पास कोई टारगेट नहीं है, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है अवाम की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए, मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए। और खास तौर पे जिन हालात का तस्करा भी हम कर रहे थे अफगान तालिबान और कशीदगी के हवाले से, उस तनाजुर में क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है टेररिज्म वाली, वो तसादुम में नजर आ रही है वफाक के साथ, वो तो वफाक को जिम्मेदार करार दे रहे हैं दहशतगर्दी का, तो ये इस तसादुम के साथ इस वक्त तो रियासत को, सूबे को, वफाक को, सबको एक पेज पर होना चाहिए ना। तो ये जो पॉलिसी के साथ चलेंगे तसादुम की या तनाव की, क्या इससे अमन और अमान के मामला मजीद बिगड़ सकते हैं? मैं आपको बता दूं, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, हम आंखें निकाल करके रख देंगे। अगर पाकिस्तान की मिट्टी पे, अगर पाक फौज के खिलाफ, अगर पाक खैबर पख्तूनख्वा की मिट्टी को नौजवानों के खून से रंग करने पे खुशियां मनाते हैं, याद रख ले कि आज मरकजी हुकूमत मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, इनफ इज इनफ। अभी बहुत कुछ हो गया, अभी हमारे मुल्क की किसी भी जगह पर हमारे नौजवानों की खून नहीं बहेगा। और मैं समझता हूं कि जितनी खुशियां इंडिया मनाते हैं, इतनी खुशियां पीटीआई मना रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि हम इंडिया में इंडिया को, अफगानिस्तान में अफगानिस्तान को और पाकिस्तान में पीटीआई को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आइंदा के लिए। तीनों आपने मेहरबान जंगी साहब तीनों को एक सफ में खड़ा कर दिया, एक हमारी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक इंडिया और एक अफगान, तीनों एक ही सफ में नजर आते हैं आपको? तो क्या इसमें कोई मैं गलत बयानी से काम कर रहा हूं? क्या इंडिया जहां पर खुशियां मनाती है पाकिस्तान के खिलाफ या पाक फौज के खिलाफ, तो क्या पीटीआई नहीं मना रहे? अफगानिस्तान के साथ क्या आज पीटीआई खड़ी नहीं है? अफगानिस्तान हमला करते हैं, हम वहां घुस करके उस पर हमला करके ये मजम्मत नहीं करते हैं? ये मुझे बताएं कि आज चीफ मिनिस्टर ने नहीं कहा कि यहाँ मैं ऑपरेशन नहीं मानूंगा? क्या ऑपरेशन दहशतगर्द के खिलाफ है? तो जब आपका मुल्क और इदारे दहशतगर्द के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, क्या आपके पीटीआई की चीफ मिनिस्टर नहीं कह रहे कि नहीं करना चाहिए? तो जब
आपका इंडिया भी यहां दहशतगर्दी करते हैं। जब इंडिया की डोर वहां अफगानिस्तान में रखकर अब इंडिया की कंधों पर डाल करके हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं, क्या ये मुझे बताएं कि पीटीआई खुशियां नहीं मना रहे? इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि पीटीआई को मैंने कभी सियासी जुमात तस्लीम नहीं किया। एज ए पाकिस्तानी, एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान बेरहमन तंगी, मैं पीटीआई को सियासी जुमात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। मेहमान तंगी साहब साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गजनफर साहब भी साथ होंगे। एक ब्रेक के बाद उनका तजिया हासिल करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। मेहमान तंगी साहब भी साथ हैं। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक इन बेनकाब हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन हक़ाइक़, अहम तरीन सवालात, पाकिस्तान अफगान तालिबान मुज़ाकरात की नाकामी, आगे का मुस्तकबिल का मंजरनामा, अमन सलामती और अमन के क़याम के हवाले से क्या मुस्तकबिल हो सकता है, इस खित्ते की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पर और दीगर सूरत हाल पर क्या इसका असर देखते हैं। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। गजनफर साहब खुशामदीद। ये जो मुज़ाकरात थे, इस पर आप कितने पहले तो होपफुल थे, और इस कॉन्टेक्स्ट में कि अब ये कामयाब नहीं हुए, आप इसका असर क्या देखते हैं इस खित्ते पर? गजनफर साहब। ब्रिगेडियर साहब, आप तक मेरी बात? जी हेलो। जी सर, फरमाइएगा। हेलो। जी ब्रिगेडियर साहब। जी इनिशियली तो आपने देखा कि उसके अंदर जो बुनियादी जो रेजिस्टेंस थी वो तो अफगानिस्तान की जो इस वक्त वहाँ पे जो मुज़ाकराती टीम बैठी हुई है उनकी इनफेक्टिवनेस एक, तो दूसरा ये है कि वो बगैर इंडियन की डायरेक्शन लिए बगैर कोई काम करने को तैयार नहीं है जी। और वहाँ पे बैठे हुए मुतअद्दिद कॉलें ऐसी डिटेक्ट की वहाँ पे लोगों ने, जो भारत से, जो वो भारत के में जो उनके हैंडलर हैं, इंडिया में जो उनके हैंडलर हैं, उनसे बात कर रहे थे, उनसे डिक्टेशन ले रहे थे। उसके साथ फिर ये भी रिपोर्ट आ रही थी कि जो भी बात होती थी उसको जाके वो कंधार और काबुल में, तो वो वहाँ पे एक इनफेक्टिव गैर मौसर किस्म के लोग हैं जो बैठे हुए जी। अब उसमें जो दौर रुका था वो फिर दोबारा शुरू हुआ है, और अब उसकी जो अभी डेवलपमेंट्स हैं वो कोई पीस डील में आ रही है, कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की सिचुएशन अभी सामने नहीं आई है। लेकिन ये है कि असल में मुझे वैसे बड़ी हैरानगी होती है कि जो लीडरशिप होती है किसी भी मुल्क की, वो थर्ड क्लास लीडरशिप ही हो जी, लेकिन वो कम से कम अपने लोगों की वेलफेयर का तो सोचती है। अब ये इस किस्म के लोग हैं कि कल जो 10 आदमी परसों पाकिस्तान में बॉर्डर के ऊपर जो मारे थे, एक तश्कील थी जो आ रही थी, अब उसमें 3 जो है वो अफगानी थे और उनके जेब से उनके शनाख्ती कार्ड निकले, जिसमें से एक का नाम जवाहर रहमान वलसारुर रहमान था, एक जो है वो रहने वाला था वर्दक का, एक तक था वो रहने वाला था पाकिस्तान का, एक था जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मुलाजिम था। वो बिल्कुल बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट मौजूद थे। तो वो जब खरलाची बॉर्डर पे उनकी लाशें अफगानिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके हवाले करने के कहा, तो उन्होंने लाशें लेने से इनकार कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि अगर एक मुल्क में ऐसी लीडरशिप हो, ऐसी क़यादत हो जो अपने डेड बॉडीज को भी अपने मुल्क में दफन करने की इजाजत न दे और अपने ही लोगों को डिसऑन कर दे, तो फिर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर एक बाप अपने बेटे को डिसऑन कर दे या एक बेटा अपने बाप को डिसऑन कर दे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो इससे नीच हरकत शायद मेरा नहीं ख्याल के हो सकती है, क्योंकि अपने आप ओन ही ना करो किसी चीज को, मतलब नहीं, मैं वो तो ठीक है, चले ऑन ना करें, लेकिन उसके करैक्टर के बारे में आप कहेंगे, बेगैरत ही कहेंगे ना, या नमक हराम कहेंगे। यानी आप अपने बेटे को भी अगर ऑन नहीं करते, आप अपने शहर चले, आप नहीं मानते, एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमारी दहशतगर्द, हमारी वो तंजीमें जो 33 तंजीमें काम कर रही हैं, आप उसको डिनाई करते हैं, लेकिन कम अज कम जो अफगानी जिनके डॉक्यूमेंट्स आपने आपकी वजारत में इशू किए हैं और वो डॉक्यूमेंट्स उनकी डेड बॉडी से मौजूद हैं, आप उनको ऑन नहीं करते, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? बेगैरत कहेंगे, नमक हराम कहेंगे, बेशरम कहेंगे, बेहया कहेंगे, क्या कहेंगे? तो ये जो क्वालिटीज हैं, ये आपको, ये जो करैक्टर, ये जो किरदार की फेलिंग है, जो करैक्टर की फेलिंग है, ये आपको मेन हैसुल लीडरशिप उन तमाम लोगों में नजर आती है जो इस वक्त ऑक्यूपेशनल मुनाफिकीन की एक क़यादत जो है, एक जो लोग हैं वो अफगानिस्तान के अंदर जमा के बैठे हुए, उनकी लीगैलिटी कोई नहीं है, उनकी एक्सेप्ट, दुनिया को इनको एक्सेप्ट नहीं करता। तो वह भारत चूंकि दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, और जैसे भी ट्रम्प ने भी कहा कि
मोदी का सामने का चेहरा और है, अंदर से वो किलर है। तो अब इसके साथ अगर अफगानिस्तान भी यही जो लोग बैठे हैं, जैसे वो अमीर मुनाफी वहां पे गया था और मुनाफी जाके वहां से लोगों से मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में औरतों को नहीं आने दिया, फिर नेशनल लेवल पे झूठ बोला कि ये टेक्निकल रीजन था, फिर वहां से अजीत कुमार डोभाल से मुलाकात की, ये वो लोग हैं। देखिए मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं हिस्टोरिकली आपकी एक चीज बता रहा हूँ कि जब रशिया ने हमला किया था अफगानिस्तान में, तो ये कहते हैं कि हम लड़े तो रहे उस वक्त। तो जब रशिया ने हमला किया था अफगानिस्तान में तो रशियन टैंक तो दौड़ते हुए काबुल तक पहुंच गए थे, इन्होंने तो रास्ते में भी रोका नहीं था उसको। फिर जब रशियन को भेजने वाली बात आई तो उस वक्त आईएसआई और पाकिस्तान के लोग इनके साथ जाके खड़े हुए। इनके लिए तो 40 लाख महाजरीन अफगानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के ऊपर टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर लूटमार करने के लिए आ गए थे। और पाकिस्तान के अंदर जितनी बुराइयां थी, जो गन कल्चर से शुरू होके, हीरोइन कल्चर से शुरू होके, प्रोस्टिट्यूशन से शुरू होके इखलाकियात, वो सारी है यहाँ लेके आए। तो वो तो चुप पाकिस्तान से लोगों ने जाके इनके साथ खड़े होकर लड़े। तो ये तो उस वक्त, लेकिन ये आप जिस तरह आपने इनका कैरेक्टर बयान किया, लेकिन अब आप एक्सपेक्ट क्या ये जो क्या ये पीस टॉक्स ये जो है, क्या ये आप समझते हैं कि दोबारा पटरी पे आ सकते हैं, मामला बेहतरी पे जा सकते हैं, या एक ऑल आउट वॉर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो स्टेटमेंट्स हमारी तरफ से आई हैं दे आर वेरी अग्रेसिव और जो होनी भी चाहिए, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है रिगार्डिंग पीस इन दिस होल रीजन? क्या आप समझ रहे हैं वजनफा साहब? ब्रिगेडियर साहब से मेरी आवाज पहुंच रही है? अच्छा, ब्रिगेडियर साहब से हम जब तक रावता बहाल करते हैं, बड़ी ये जो हैरानकुन भी है और तशवीशनाक बात भी, बहरौन तंगी साहब, जो अपने नेशनल्स को इन्होंने ओन नहीं किया या उनकी लाशों को ओन नहीं किया, ये क्या मेंटेलिटी है ये, जिसको उन्होंने कहा कि बेगैरती आप कह सकते हैं इसको आसानी से, ये और क्या कहा जा सकता है, इसको किस तरह डिफाइन किया जा सकता है इस एक्ट को, तंगी साहब? देखिए जब आप जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ इस स्टेटमेंट को जी, कि जब वो अपने लोगों को ऑन नहीं करते हैं, इससे बेगैरती का और इससे बुज़दिली का, मैं समझता हूं कि बुज़दिल लोग ऐसा ही करते हैं जब वो अपने लोगों को ऑन नहीं करते हैं, बॉडीज को उसूल नहीं करते हैं। इन लोगों के बारे में आप मजीद और क्या कह सकते हैं? मैं समझता हूं, मैंने अभी आपको पहले सेगमेंट में कहा कि अगर अफगानियों ने, अफगानिस्तान ने या तालिबान रजीम ने इंडिया की डोर को छोड़ दिया और मुज़ाकरात के मेज पे दिल से आ गए और उसने एक्सेप्ट किया और उसने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को ग्रुप्स के शक्ल में, अटैक्स के शक्ल में मना किया, ये अफगानिस्तान के हक में है। अभी पाकिस्तान की फौज, मैं समझता हूं कि मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है कि अफगानिस्तान की तरफ से हमारे नौजवान शहीद हो और हमारी नौजवानों के खून से हमारी मिट्टी सुर्ख हो जाए। सही, और लेकिन यह कि वो जो ये कर रहे हैं वो सारी इस ईमा पर है कि भारतीय प्रॉक्सी बने हुए हैं, भारत की ईमा पर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मैं आपको एक मजे की बात बता दूं जी कि एक दिन, मैं कुछ साल पहले की बात है कि मैं काबुल गया था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तो एक गाड़ी जा रही थी रोड पे, तो वो इंडिया ने दी थी वो गाड़ी। अच्छा। तो उनकी तारीफ ही कर रहा था। उन दोस्तों से मैंने सवाल किया कि भाई पाकिस्तान ने अपना इकोनॉमी तबाह किया, अपना मुल्क तबाह किया, आपको सीने से लगा दिया, वहां आने वाले जो अनएजुकेटेड लोग थे उनसे डॉक्टर्स, इंजीनियर बना दिए, क्रिकेटर्स बना दी। ये मुझे बताएं कि आप लोग इंडिया के एक गाड़ी पे तारीफें करते हैं और पाकिस्तान को गालियां देते हैं। आपकी मेंटेलिटी क्या है? क्या आप लोग पुख्तून हैं? क्या आप लोग मुसलमान हैं? क्या आप लोगों के साथ कोई बंदा, कोई मुल्क एहसान करे, आप एहसान फरामोश बने हैं? मैं उसी वक्त ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक गाड़ी पर इंडिया की तारीफ करना और पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद करने के बाद 50 लाख अफगानी पाकिस्तान को गाली देते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि 1947 से 48 में इन लोगों ने हमारे खिलाफ हमला किया था और 5 दिन लड़ाई थी और वहां पर पुख्तुनिस्तान का नारा लगाया। तो मैं समझता हूं कि जब 48 पे ये लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, फिर 50 में, 1950 में बाजोड़ पे हमला किया, 51 में फिर दीर पे हमला किया, तो मैं समझता हूं कि उसी दिन से लेकर आज तक इनकी गलतफहमी थी। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने उनकी गलतफहमी खत्म की और उनको ये बावर कराया कि अगर आप लोगों ने गलत हरकत की तो अफगानिस्तान में अंदर घुस करके आपसे बदला लेंगे।
सही। लेकिन ये गजल साहब आप बताइए कि ये जो खास तौर पे भारत की शय पर जब ये सब कुछ हो रहा है प्रॉक्सी बनकर, तो ये फरमाएं कि क्या हमें ईस्टर्न बॉर्डर से भी, क्योंकि जो कल जिस तरह अलार्म बेल्स थी कि फिजाई हुदूद और फिर उनकी एयरफोर्स की प्रैक्टिस एक्ट, क्या आपको खदशा है कि यहाँ से भी कुछ हो सकता है, यानी दो तरफ से हमें इंगेज किया जा सकता है इंडिया की साजिश जो है? गजल साहब देखा होगा कि नीलम सेक्टर में फायरिंग हुई, एग्जैक्टली नीलम सेक्टर जी, परसों लीपा सेक्टर में फायरिंग हुई थी, वेरी ट्रू जी, और उसके साथ साथ इन फायरिंग के साथ साथ जो आप हमारा वेस्टर्न जो ईस्टर्न रंगियार खान से ऊपर जितना सेक्टर है, जब आप रन ऑफ कच्छ की तरफ जाते हैं वहां पे ये तो भारत ने कहा है ना कोई 30,000 ट्रुप्स हैं जो उन्होंने मूव आउट किए फॉर द एक्सरसाइजेस। फिर वहां पे अभी लेटेस्ट वहां पे एक दरिश्ती स्टारलाइनर ड्रोन है जो इजरायली ड्रोन है, वो डिलीवर किए गए वहां पे एक सेक्टर जो उन्होंने प्लेस किए। उसके साथ साथ कॉन्स्टेंटली वो जो उनका अपना डिफेंस मिनिस्टर था उसने पहले दौरा किया था अपना विक्रांत का, फिर उसके बाद वो रहीदार खान का प्रोजेक्ट एक जगह है लुगाने वाला में आके उसने ट्रुप्स को भी खिताब किया और वहाँ पे उसने ट्राई सर्विस मीटिंग भी की। वहाँ भी उसने आर्मी चीफ ने जो है वो उन्होंने बुला के वहाँ पे थ्रेट दिया था। तो वो डेवलपमेंट तो जो है वो बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, उसको हम लाइटली नहीं ले सकते। जब 30,000 ट्रुप्स एक्सरसाइज कर रहे हो तो पाकिस्तान कैन नॉट टेक इट लाइटली। इससे पहले भी जितनी एक्सरसाइजेज हुई हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, वो पता है उस वक्त भी ब्रास टैक हुई है, कोई हुई, पाकिस्तान ने भी अपने जो एसेट्स थे वो जनरेट किए हुए थे। तो भारत की क्यादत भी ऐसी है जिसके ऊपर आप एतमाद नहीं कर सकते। जो अब वैसे मैंने आपसे कहा, अगर ट्रंप ने कहा है कि मोदी जो है सामने से उसका चेहरा कॉस्ट और है और असल में वो किलर है, तो उस चीज को आप लाइटली तो नहीं ले सकते ना। ये चीजें तो सामने आपके नजर आ रही है, तो इसलिए वो वहाँ पे खतरा है। एक 1 नवंबर का नोटिस भी जारी हुआ है, तालिबान वहाँ कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करना चाह रहे होंगे किसी रॉकेट का या किसी मिसाइल का, और वो कहते हैं कि 10 नवंबर तक हम वो एक्सरसाइजेज करेंगे। तो पाकिस्तान इज कीपिंग ऑल दी ऑप्शंस ओपन, और ये पॉलिसीज हमारी उसके हिसाब से जो है वो चल रही होगी, और हम उस चीज को जो है ट्रैक भी कर रहे हैं। मतलब वी आर प्रिपेयर्ड टू बेसिकली टैकल देम ऑन बोथ आवर बॉर्डर्स, यानी हम फुली प्रिपेयर्ड है एंड द नेशन शुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड कि ये हो सकता है कि यहाँ से भी जिस तरह ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर रहे हैं तो इट कैन टर्न इनटू क्लैशेस, इनटू टर्न इनटू अ वॉर आल्सो, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से। जी मैंने आपसे कहा ना क्लैशेस तो साफ जाहिर है सामने, मैंने आपसे नजर आ रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर जब ट्रुप्स की प्लेसमेंट होती है तो उसको आप कभी भी लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रुप्स जो होते हैं वो उनका जो मकसद होता है वो किसी भी तरीक़ेकार से सिर्फ कोई अमन की तरीक़ेकार से नहीं होता, उसका एक बेसिक मकसद होता है। तो इसलिए जो चीजें हैं वो उनको लेके साथ साथ चलना होता है। अब यहाँ पे किसी भी तरीके से हम ये कहें कि जी नहीं वो तो सिर्फ बॉर्डर कॉन्सेंट्रेशन है और वहाँ पे वो कुछ नहीं हो रहा, इसमें कोई हम उस चीज को किसी तरीके से हम इस तरह नहीं लेके चल सकते कि जी हम बिल्कुल इग्नोरेंट है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी तमाम चीजें जो है वो आपके सामने नजर आ रही है। और ये वेस्टर्न सेक्टर को भी आप देखा, वेस्टर्न सेक्टर में क्या हो रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो पिछले 20 साल से डिप्लॉय है, लेकिन आप देखिए कि हमने कितने ज्यादा रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, तो उस डिप्लॉयमेंट के बावजूद आज तक आपने देखा कि पाकिस्तान ने कभी जो है वो फायर किया हो, कभी फायर में अफगानिस्तान के ऊपर फायर किया हो, अफगानिस्तान की सरहद को फायर किया हो, अफगानिस्तान में किसी अफगानी को टारगेट किया हो, पाकिस्तानियों ने तो ऐसा नहीं किया। तो ये जो पूरा इस सूरत हाल बन रही है, भारत अफगानिस्तान और इस तरफ पाकिस्तान, इसमें फिर अमेरिका का और चीन का किरदार आप किस तरह देखते हैं, और खासतौर पे अमेरिका का किरदार किस तरह देखते हैं, जो हालिया पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, उस तनाजुर में फिर क्या देखते हैं कि कहाँ अमेरिका किस तरफ खड़ा होगा और कैसे जो पूरी जिसे कहा जाए जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में जो अलाइनमेंट होगी वो कैसे होगी इन पावर्स की? जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, आपको पता है चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर किया, और अगर ये हालात रहे जो हमको नजर आ रहे हैं आज, और अगर पाकिस्तान में जिस तरह अगर ये दहशतगर्दी के वाक़े जो पाकिस्तान के अंदर रोजाना हमारी कीमती जानों का ज़िया कर रहे हैं जी, अगर हमने उसको कंट्रोल न किया, अगर हमने उसके खिलाफ एक्शन न किया, तो ये तो वाक़े जारी रहेंगे। तो हमें पर फोर्स
मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि पाकिस्तान ने चूंकि इतना रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो पाकिस्तान को अपना अमन का जो पैगाम है वो दुनिया तक पहुंचाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि देखिए जी हमने कितनी अपनी शहादतें बर्दाश्त की हैं। 60,000 लोग, 50,000, 5,000 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अब्रप्ट रिटेलिएट नहीं किया। लेकिन अभी टाइम आ गया है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो एक दहशतगर्द नुमा हुकूमत, वो एक मुनाफिकीन की जो एक काबिज लोग बैठे वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं और वो उन दहशतगर्द ग्रुपों को, जिसको मॉस्को फॉर्मेट में रशिया ने भी कहा, चाइना ने भी कहा, ईरान ने भी कहा कि आपके मुल्क के अंदर 33 तंजीमें हैं जिनको आप लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको पैसे दे रहे हैं, आप उनको ऑपरेशन स्पेस से उनको कंट्रोल करें, तो वो उनको कंट्रोल करने से इनकारी हैं। अभी अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो ETIM जिनके उन्होंने ट्रेनिंग कैंप वहाँ पे कायम किए, वो चाइना में जाके जिनजियांग प्रोविंस में वहाँ पे दहशतगर्दी करेगी। इसी तरह जो अलकायदा है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से रशिया में जाएगी। तो इसलिए इस वक्त चाइनीज को भी ये चाहिए और जरूरत है। चाइनीज ने कहा है कि हम पाकिस्तान का खड़े होंगे। चाइनीज ने इससे पहले भी डायलॉग का अरेंजमेंट की थी, एक ट्राइलेटरल डायलॉग हुए थे, एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी, फिर बायलैटरल मीटिंग भी हुई थी। तो चाइना का तो बहुत बड़ा स्टेक है और मेरा ख्याल चाइना इसके अंदर अपना रोल डिस्क्रीटली, हालांकि मुज़ाकरात टर्किया में हो रहे हैं और टर्की और कतर उसको होस्ट कर रहे हैं, लेकिन चाइना भी अपना रोल प्ले कर रहा है। अमेरिका ने अभी तक ऐसी इंडिकेशंस तो दी हैं, लेकिन उन्हें अगर अमेरिका ये चाहे, क्योंकि ये अमेरिका के लिए भी खतरा है, ये उनके जो इंस्पेक्टर जनरल रिकंस्ट्रक्शन है उसने अमेरिकन गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट जमा कराई है कि जी यहाँ पे 7 नए ट्रेनिंग सेंटर बन गए हैं जहाँ ये अलकायदा को ट्रेनिंग दे रहे हैं अमेरिका में अटैक करने की। तो अब अमेरिका को चाहिए कि जो उनको वो माली मदद देते हैं ह्यूमन राइट्स के नाम पे हर महीने, वो कितने $42 बिलियन के, उसको तो कम से कम उसके ऊपर तो कैपिंग करे ना, उसको बंद करे, उसको रोक नहीं। और वो तो अफगानिस्तान के तनाजुर में हुआ, भारत के तनाजुर में अमेरिका का किरदार क्या आप समझते हैं? भारत के साथ तो उसको देखिए ना, अगर वो ट्रम्प ये कहा कि नरेंद्र मोदी का ऊपर के चेहरा कौन सा है, अंदर का कुछ और है, तो आप उसके रिमार्क से अंदाजा लगा लीजिए कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। जो इस वक्त भारत की इस वक्त जो लीडरशिप का टीयर है, दे डोंट ट्रस्ट हिम। इसीलिए वो आप देखते हैं कि बार बार, हालांकि अभी भी अमेरिका के जो इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है वो तो अभी भी चल रही है और वो डिफेंस माहदे भी चल रहे हैं जो बाराक ओबामा ने या बुश के जमाने में हुए थे, लेकिन इस वक्त जो चीजें हैं उसमें काफी अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात में काफी दूरी नजर आ रही है। काफी ऐसी चीजें नजर आ रही है जिसमें लगता है कि अमेरिका जो है वो बुनियादी तौर पे इस जो दहशतगर्द नुमा लीडरशिप मौजूद है अफगानिस्तान इंडिया के अंदर सियासी तौर पे बहरमंद अंगी साहब ये बताएं कि कितना जरूरी है कि इस वक्त हमांगी हो हमारे सूबों में, वफाक में, क्योंकि जो चैलेंजेस जो ब्रिगेडियर साहब हाईलाइट कर रहे हैं जो फैक्ट्स की बुनियाद पर हैं, एक तरफ ईस्टर्न बॉर्डर है, दूसरी तरफ वेस्टर्न बॉर्डर है और दोनों तरफ से हम क्लैशेस भी और टेंस सिचुएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो नाउ पॉलिटिकली वी शुड बी ऑन वन पेज। बहरमंद अंगी साहब कितना जरूरी है कि हमांगी भी हो और बैनो सूबाई और फिर वफाक और सूबे के माबैन जो कोशिश कर रही है वफाकी हुकूमत भी, क्या आपको लगता है कि मामलात हल की तरफ बढ़ेंगे, हमांगी की तरफ बढ़ेंगे? तंगी साहब देखिए, जब एक पार्टी का सोच या एक पार्टी का टारगेट ये हो कि मैं मुल्क के लिए खिदमत करूं, मैं सूबे की खिदमत करूं, मैं पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करूं, मैं पाकिस्तान की नेकनामी के लिए काम करूं, मैं पाकिस्तान के इदारों की सपोर्ट और पाकिस्तान के इदारों की इज्जत के लिए काम करूं, तो फिर तो हम आहंगी जरूर फिर बन सकती हैं। लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब से PTI की सियासत आई है, तो जब वो मरकज में अपोजिशन में थी तो वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो वो अपोजिशन लीडर की स्टेटस को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं था। जब वो पूरी दुनिया के विजिट पे जाता था, कभी पार्लियामान को इत्तेमाद में नहीं लिया था, अपोजिशन को इत्तेमाद में लेने की जरूरत महसूस नहीं की थी। जब किसी इश्यूज पर कोई कमेटी बनती थी और उसकी मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में शिरकत को गवारा नहीं किया था। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जहां तक हम आहंगी की बात करते हैं, पहली मर्तबा अवाम, इदारे, पाक फौज और हुकूमत एक पिच पे है और अल्लाह का शुक्र है ये पाकिस्तान की नेकनामी के लिए जो आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम किया है पूरी दुनिया ने, पूरी दुनिया की लीडरशिप ने। यही वजह है कि इदारे, पाक फौज, हुकूमत और अवाम एक पिच पे हैं। मैं समझता हूं कि PTI को सोचना चाहिए कि क्या वो सियासी पार्टी बनना चाहती हैं, क्या वो सियासत चाहते हैं इस मुल्क में। मैं समझता हूं कि ये नहीं है कि लोगों ने मुझे वोट दिया है, ये समझना चाहिए कि अवाम के लिए और इस मिट्टी के लिए और इस मुल्क के लिए और सूबों के लिए कितनी खिदमत आप लोग करते हैं।
ज़ाहिर की ज़रूरत है इस वक्त हमांगी की और एक पेज पर होना और मामला को आगे लेकर बढ़ने की। रज़ा फज़ा, आपके नज़दीक भी क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि सियासी हमांगी हो इस वक्त, हम पॉलिटिकल क्लैशेस में ना हो, तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि हमारा नैरेटिव, हमारी सोच इसमें एक यकसुई नजर आए हमें इस वक्त, ताकि दुश्मन को भी हम शिकस्त दे सकें। सोच में यकसुई तो कभी नहीं हो सकती, इसलिए कि हर बंदा एक डिफरेंट थॉट का मालिक है और पॉलिटिकल ख्यालात जो है वो डिफरेंट डाइवर्जेंट एंगल पे हमेशा चलती है। लेकिन उसके अंदर जो नुक्ता और तलब है वो नुक्ता ये है कि इस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान, अगर तो देखें ना सोच की बात अगर आप करें तो मैंने आपसे अर्ज किया कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कॉन्स्टेंटली बिल्डअप है इंडियन का और फायरिंग हो रही है, और वो फायरिंग जो है वो रात को भी हुई है, परसों दीपा वैली में भी हुई है और आज कहीं और हो जाएगी। तो क्या इस वक्त ये टाइम अपॉर्चुनेट है कि आप जाके कश्मीर की हुकूमत को चेंज करने के पीछे पड़ जाए? अगर तो आपको लार्जर पॉलिटिकल मोटिव देखना है तो इस पर थोड़ा सा इंतजार कर लें। क्या इतनी जल्दी है कि जी आप हुकूमत को चेंज करके आपने कौन सा आसमान से सारे एग्जैक्टली सारे अहम सवालात हैं, हमें यहाँ समअप करना होगा इस सेगमेंट को। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे गज़फ़र साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बलवंत तंगी साहब यू आर विद अस, बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। एक समअप करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक प्रोग्राम को, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन हक़ाइक़ सवालात। अफगान मुज़ाकरात, पाकिस्तान अफगान तालिबान मुज़ाकरात नाकामी, इस सूरत में क्या रिपरकशंस हो सकती हैं फॉर दिस होल रीजन? क्या अमन अमान पे इसका असर हो सकता है? सब पर गुफ्तगू हुई। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और एक्स पर दीजिएगा। देखते रहेगा अब तक अपना बहुत सारा।